हेलो एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो विद अस। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन कि भाई चैप्टर नंबर 2 का एक वीडियो बना दो, 2 का वीडियो बना दो। फाइनली चैप्टर नंबर 2 का वीडियो आपके सामने आ रहा है। आई नो दैट हिस्ट्री इज़ नॉट वन ऑफ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, बट चीज़ों को प्रेजेंट करना और एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना मेरी एक स्ट्रेंथ है और उसी के बेसिस पे मैंने चैप्टर जो है वो रिकॉर्ड किया है। अगर थोड़ी बहुत कोई भूल चूक हो जाए तो कमेंट में उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह ज़रूर बताना कि सर ये पॉइंट जो है वो ठीक से नहीं कवर हुआ है, ये पॉइंट जो वो छूट गया है, ये मेरे अभी भी डाउट्स हैं। तो उन चीज़ों को मैं आने वाले वीडियो में जो है वो कवर कर लूँगा। आज हम लोग जो है वो पार्ट 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स का। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ब्रॉडली बात करेंगे 4 चीज़ों के बारे में, जहाँ पे एक मीनिंग एंड टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज के बारे में हमें पता चलेगा। वी विल लुक एट डाइवर्सिटी इन इंडियाज आर्ट फॉर्म, कितने अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म है उसके बारे में रेफरेंस हमें कहाँ दिया गया है। देन वी विल टेक अ डीप डाइव इनटू क्ले वर्क एंड हैंड वीविंग टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स इन आवर कंट्री। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पहले पॉइंट पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई कल्चरल हेरिटेज है क्या और उसके टाइप्स क्या निकल के आते हैं। अब हेरिटेज, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। तो अगर आप उधर के डेफिनेशन वापस से यहाँ लिख भी दोगे तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर इस चैप्टर से आपका सवाल आने वाला है तो ये आने वाला है कि भाई हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, जिसको हमने हमारे इंटेलेक्ट और हमारे स्किल के बेसिस पे ऑब्टेन किया है, उसको ब्रॉडली कैसे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। सो ब्रॉडली हमारे लिए कल्चरल हेरिटेज के 2 बाइफर्केशंस निकल के आते हैं। ऑन वन साइड वी हैव जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड ऑन द अदर वी हैव मटीरियल हेरिटेज। नाउ द वर्ड जेनेटिक इन इटसेल्फ मीन्स जो आपको इनहेरिटेंस में मिला है आपके पेरेंट्स के पास से। तो आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपको आपके पेरेंट्स से वरदान में मिली है, वरदान तो नहीं बोल सकते बट इनहेरिटेंस में मिली है, वो सारी चीज़ें आपके जेनेटिक इनहेरिटेंस का पार्ट है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो चीज़ें, जो मटीरियल पोजेशंस हमें, जैसे हमारी ज़मीन मिली है, घर मिला है, जायदाद मिली है, ये सब जो चीज़ें हमें मिलती है फ्रॉम आवर एंसेस्ट्रल जनरेशन, इसको मटीरियल हेरिटेज बोला जाता है। नाउ जब मैं मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ विच इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिचुअल्स, लाइफस्टाइल। जिस तरीके की जीवन शाखा हमारे पेरेंट्स ने या हमारे एंसेस्टर्स ने जी है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल एंड वी लर्न बाय इंटरैक्शन एंड बाय सोशलाइजेशन। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, हमारे पेरेंट्स जिस तरीके से अपनी जीवन जीते थे, उसके बेसिस पे हमने कैसे जीवन जीना चाहिए वो सीखा है। और इस वजह से जब हम लोग हमारे कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड रिचुअल्स, ये भी एक बहुत इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे कल्चर का, हमारे हेरिटेज का। Now, when we talk about India, India is celebrated as a land of very big, rich cultural diversity. अगर हम ओवरऑल आर्ट फॉर्म्स की बात करेंगे तो चाहे वो म्यूज़िक में हो, आर्ट में हो, एम्ब्रॉयडरी में हो, क्ले वर्क में हो, मेटलर्जी में हो, अलग अलग तरीके के आर्ट फॉर्म्स हमारे यहाँ पे हैं। बट अगर हम लोग रिकॉर्डेड आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो टोटल 64 आर्ट फॉर्म्स एंशिएंट लिटरेचर में मेंशन किए गए हैं। नाउ ऑफ कोर्स हमें सारे आर्ट फॉर्म्स के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बट वी नीड टू नो दैट इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना हमारे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड होना चाहिए। और यही डाइवर्सिटी एंड यही कल्चरल रिचनेस एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बाहर के लोग हमारे कंट्री को अटैक करने के लिए यू में से एंटाइस हो गए थे। They wanted to be a part of the golden board of the world which is India, and उस वजह से काफ़ी लोगों ने हमारे कंट्री पे अटैक किया। आज भी ग्लोबल लेवल के ऊपर इंडिया के कल्चर, इंडिया के ट्रेडिशन, हेरिटेज को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ वेलनेस विच इज़ योगा, उसका भी कहीं ना कहीं एंशिएंट रूट इंडिया से निकल के आता है। एंड दिस एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 21st of June बाय सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड योगा डे। MCQ के पर्सपेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से आपको ये वर्ल्ड योगा डे जो है उसकी डेट याद रखनी ज़रूरी हो जाएगी। मूविंग अहेड, अगर हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, तो पहली चर्चा हमारे टेक्स्ट बुक में हो रही है क्ले वर्क के बारे में। नाउ क्ले वर्क का सिंपल मीनिंग है मिट्टी से बनाई जाने वाली सारी चीज़ें। अब आज के तारीख में हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं मेटल से सराउंडेड है। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू इज मेड आउट ऑफ मेटल, बट इसके पहले, बिफोर मेटलर्जी एंड ब्लैक स्मिथ्स केम इनटू द पिक्चर, क्ले वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंटली यूज़ किया जाता था हर चीज़ में, राइट फ्रॉम बच्चों के टॉयज से लेके घर के यूटेंसिल्स, किचन वेयर, घर की चीज़ें टू अर्दन पॉट्स, सब कुछ जो है वो क्ले से बनाया जाता था, मिट्टी से बनाया जाता था। इसी वजह से आपके टेक्स्ट बुक में ये भी चीज़ लिखी हुई है कि इंसान का जो सोशल लाइफ है वो कहीं ना कहीं बचपन से लेके ओल्ड एज, ग्रेव तक सब कुछ जो है वो क्ले वर्क के अराउंड सराउंडेड है। बच्चों के टॉयज से लेके अर्दन पॉट्स जिसमें लोगों की अस्थियाँ जाती है, सब कुछ क्ले से बना जाता था।
नाउ हमारे टेक्स्ट बुक में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई है जहाँ पे क्ले वर्क का इस्तेमाल किया गया है। ट्रेडिशनल कच्चे घर जो बना करते थे जिनका नाम कूबाज रखा गया था, उनके जो घर थे वो उनको प्लास्टर किया जाता था बाय यूजिंग अ मिक्स ऑफ काउडंग एंड क्ले। सो कहीं ना कहीं ये जो है वो घर को कच्चे घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता था क्ले को, और काउडंग एंड क्ले जो है वो कहीं ना कहीं घर को ठंडा रखता था। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हाउसेज होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते थे। इनफैक्ट इवन टुडे व्हेन यू गो टू द कच्छ फेस्टिवल एंड यू लिव इन दोज टेंट्स, तो वो भी टेंट्स इसी तरीके से बनाए गए हैं। Similarly, when we talk about ancient times and ancient you may say different लाइफ स्पैन्स, या फिर जो अलग अलग सिविलाइजेशंस रहे हैं पास्ट में, जैसे कि लोथल सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रेड क्ले के यूटेंसिल्स मिले गए थे हमें, विच गो ऑन टू शो दैट क्ले वर्क उतने टाइम से चलता आ रहा है। द फैक्ट दैट इट हैज़ रिमेन्ड ऑल दिस वाइल ऑल्सो प्रूव्स कि क्ले से बनी हुई चीज़ें उस टाइम पे ड्यूरेबल भी रहती थी एंड लाइफ स्टाइल को काफ़ी सपोर्टिव भी रहती थी। इवन टुडे आज गरबा, नवरात्रि इज अराउंड द कॉर्नर, तो नवरात्रि के अंदर जो दिया जलाता है, दिए को भी रखा जाता है अंडर अ लैम्प शेड, जो कि अलग अलग होल्स में से उसकी रोशनी जो है वो बाहर निकलती है, उसको गरबा बोला जाता है। सो इट्स अ पिक्चर विथ लैम्प विथ डिफरेंट होल्स, जिसके थ्रू वो जो अर्दन लैम्प है उसके अंदर से रोशनी जो है वो एमिट होती है हर जगह पे। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखने होंगे एज फार एज क्ले वर्क इज कंसर्न। बियॉन्ड दिस, अगर हम लोग ओवरऑल क्ले वर्क के बारे में बात करेंगे, सो ब्रॉड दो डिविजन है, एक बेक्ड यूटेंसिल्स वाले और एक अनबेक्ड यूटेंसिल्स वाले, और ये सब कुछ बनाया जाता था ऑन द पॉटर्स व्हील। आज के तारीख में भी इंडियन पॉटर्स व्हील को एक बेस्ट डिवाइस बोला जाता है एज फार एज प्रैक्टिसिंग क्ले वर्क इज कंसर्न। अभी जो अनबेक्ड यूटेंसिल्स होते हैं ना गाइस, इसको टेराकोटा के प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है। सो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये बेक्ड एंड अनबेक्ड यूटेंसिल्स हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बने हैं, एंड इसके हमें जो रेमिनेंस है या फिर जो रिमेन्स है वो मिले हैं फ्रॉम नागार्जुन कॉन्ड इन साउथ इंडिया। एंड गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो लाघनज करके एक जगह है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेक्ड एंड अनबेक्ड यूटेंसिल्स हमें मिले थे, विच गो ऑन टू प्रूव दैट क्ले वर्क इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस, जिसका हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट रहा है। बियॉन्ड क्ले वर्क हम लोग वीविंग के ऊपर आ जाते हैं, आर्ट ऑफ वीविंग के ऊपर। अब वीविंग सीधी भाषा में बोलो तो टेक्सटाइल रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक होता है स्पिनिंग और दूसरा होता है वीविंग। स्पिनिंग का सिंपल मतलब ये है कि आप जो भी रॉ मटेरियल जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, उसको डोरी में कन्वर्ट करो, वो स्पिनिंग हो गया, और उस डोरी से आप फैब्रिक बनाओगे, फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी करोगे, वो सब वीविंग का पार्ट बन जाता है। डोरी बनाना स्पिनिंग, कपड़ा बनाना वीविंग, सिंपल भाषा में। अब यहाँ पे जब हम स्पिनिंग की बात करें तो कॉटन स्वॉप से थ्रेड्स को क्रिएट करने के प्रोसेस को स्पिनिंग बोला जाता है। गांधी बापू ने अपने स्वदेशी मूवमेंट में, जब हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तब स्वदेशी मूवमेंट को एनकरेज करने के लिए गांधी बापू ने खुद भी चरखे का इस्तेमाल किया है और काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इंडिजिनस कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की, जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और हम लोग ब्रिटिश मेड, मशीन मेड गुड्स जो हैं उसके जगह पे स्वदेशी खुद के बनाए हुए इंडिया मेड प्रोडक्ट्स एंड गारमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं वीविंग जो है वो उतना पुराना आर्ट फॉर्म है और इसने हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी कुछ अच्छा योगदान दिया है, कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। अब इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन नोन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर टेक्सटाइल्स, बेसिकली फॉर टू रीजंस। हमारे यहाँ की जो कलाकारी है, जो क्राफ्टमैनशिप है, इट इज़ अनमैच्ड। यहाँ के जो लोकल आर्टिसंस हैं उन लोगों का जो स्किल है वो A1 ग्रेड का है। सिमिलरली बिकॉज हम लोग एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द फिनिश्ड प्रोडक्ट हम सब कुछ हमारे कंट्री के अंदर ही बना सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ मटीरियल जो हमारे प्रोडक्ट्स में निकल के आता है वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। अब इसी क्राफ्टमैनशिप एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल के हमें अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए इन टर्म्स ऑफ वीविंग। तो सबसे पहली बात कर लेंगे हम लोग मसलिन के कपड़े की। अब मसलिन के कपड़े को जो पिरोया जाता है, जो धागा बना के उसमें जो स्टिच किया जाता है, उस टाका को ढाका में बनाया गया था, करंट डे बांग्लादेश, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर क्राफ्टमैनशिप वॉज सो यूनिक, इतना बढ़िया था, इतना सॉफ्ट कपड़ा था ये कि इसको एक छोटी सी रिंग के अंदर से पास किया जा सकता था। नॉट जस्ट दैट, इसको फोल्ड करके एक माचिस की डिब्बी के अंदर इस पूरे फैब्रिक को रखा जा सकता था। इतना बढ़िया और सॉफ्ट और इतना इंट्रिकेट पीस ऑफ आर्ट था ये हमारे लिए। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। रिंग वाला, मैच बॉक्स वाला एंड ढाका में प्रोड्यूस किया गया टाका, इसको मसलिन का कपड़ा बोला जाता है। जहाँ पे भी गाइज आपको ये Q&A वाला जो सिंबल दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है आपको एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन और एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो प्लीज़
take notice of all these finer points even in the material that I'm providing you. Beyond this, अगर और भी हैंड वीविंग के बारे में बात करेंगे तो पाटन के ऊपर आपको पाटन पटोला पे एक शॉर्ट नोट आ सकती है या फिर एक 2 मार्कर क्वेश्चन ज़रूर बन के आ सकता है. नाउ पाटन के अंदर जो पटोला बनता है ये 850 ईयर्स ओल्ड एंशियंट आर्ट फॉर्म है जो कि सोलंकी किंग्स के एरा में चलता था. अब इसमें सिद्धराज जयसिंह करके जो एक महाराजा थे, किंग थे, उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है क्योंकि उनके दरबार में, उनके रेन में, इन हिज पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ही रूल्ड दिस पर्टिकुलर किंगडम, अ लॉट ऑफ डिफरेंट आर्टिसंस वर इनवाइटेड टू दिस प्लेस इन पाटन एंड दे कुड एक्चुअली प्रैक्टिस दिस आर्ट फॉर्म जिसने ग्लोबल लेवल पे तबाही मचा के रख दी थी. नाउ व्हाई वाज दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म सो यूनिक? व्हाई वाज इट सो डिफरेंट? व्हाट मेड इट सो पॉपुलर इज द आइडिया ऑफ बेवड़ इक्त या बेवाड़ इक्त, however you would like to pronounce it. Now the idea of बेवाड़ इक्त over here बेवाड़ इक्त का मीनिंग है टू साइडेड वीविंग. मतलब ये जो कपड़ा बनता था, जो पटोला सिल्क साड़ी बनती है पाटन की, इज अ डबल साइडेड साड़ी विच कैन बी वोर्न ऑन आइदर साइड्स. जैसे आज हमारे बेल्ट्स होते, राइट, ब्लैक एंड ब्राउन वाले बेल्ट्स होते हैं, कुछ जैकेट्स होते, रेन शीटर्स होते जिसको आप इनसाइड आउट पहन सकते हो. वैसे ही ये साड़ी भी ऐसी साड़ी हुआ करती थी जिसकी वीविंग इतनी इंट्रिकेट थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि इसको दोनों साइड पहना जा सकता है, राइट. ये गोल्डन पीरियड माना जाता था फॉर द सोलंकी एरा क्योंकि यहाँ पे सिल्क साड़ीज को बनाया जाता था एंड दिस गॉट अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी. ना ही सिर्फ इकोनॉमिकली बट इवन कल्चरली ये हमारे लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट. अब ये साड़ीज काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ चलती है, इसके डिज़ाइन, इसका कलर कभी भी फेड नहीं होता एंड ये इसी वजह से काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. नॉट एवरी पर्सन कैन मेक अ पटोला साड़ी, राइट, एंड दैट इज़ वाई दिस आर्ट फॉर्म इज़ सो फेमस, इट इज़ सो यूनिक. अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक लाइन दी हुई है, पाड़ी पटोला भात फाटे पण फिटे नहीं. इट क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट एक पाटन की पटोला साड़ी को अगर आप पहनेंगे तो वो फट सकती है पर उसका कलर कभी भी फेड नहीं हो सकता, उसकी डिज़ाइन जो है वो कभी भी जा नहीं सकती. And that goes on to show the intricate craftsmanship of everyone who is involved in the process of this weaving. Now, apart from this Patan Patola sari and the silk saris of Patan, there are other different forms of weaving which are famous all across India. पाटन की बात अगर करें तो ये तो गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, बट इवन अपार्ट फ्रॉम गुजरात काफ़ी अलग अलग जगहों पे स्पेशल यूनिक फॉर्म ऑफ वीविंग फेमस था. जैसे कांजीवरम साड़ीज ऑफ द साउथ, बनारसी साड़ीज ऑफ द नॉर्थ, बांधनी इन राजस्थान एंड गलिच्छा जो कि कारपेट्स बनाए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इन कारपेट्स के ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं, अलग अलग मीनाकारी होती है डिपेंडिंग ऑन विच एरिया यू आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम. हर एक एरिया का अपना एक यूनिक आर्ट स्टाइल होता है, अलग टेस्ट होता है, अलग कलर्स होते हैं, अलग डिज़ाइंस होते हैं और यही सारी चीज़ें जो है वो इंडिया को एक यूनिक देश बनाती है, हमारे कल्चरल हेरिटेज को रिच बनाती है. दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो. अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो. बहुत टाइम बाद वीडियो बनाए गाइस तो एक अच्छा कॉन्वर्जेशन भी होना चाहिए. आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू इन द कॉमेंट्स. पार्ट 2 भी इन प्रोसेस ही है. वेरी सून विल गेट दिस वीडियो प्रोबेबली इन अ डे और 2 एंड पढ़ते रहते हैं, ऐसे चिल करते हैं. दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू.